हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए टॉपिक देखते हैं। तो हमने बात करी थी कि पृथ्वी की गतियाँ कैसे होती है। तो दो तरीके की गतियाँ हमने देखी थी। एक देखी थी परिभ्रमण, एक देखी थी परिक्रमण। इंग्लिश में बात करें तो रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। ठीक है, दोनों अलग है। अक्ष पे आधारित गति ये, कक्ष पे आधारित ये। जो कक्ष पे आधारित होगी वो सन के राउंड में कक्ष मतलब पथ या रास्ते में राउंड करेगी, तो वो कैसी हो जाएगी, वार्षिक गति हो जाएगी। और ये दैनिक गति हो जाएगी। तो हमने इसके बारे में कंप्लीट देख लिया था। जिसे नहीं देखा है तो वो पीछे की वीडियो देख लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद में आज हम बात करेंगे परिक्रमण की। किसकी बात करेंगे? परिक्रमण, रिवॉल्यूशन की बात करेंगे हम। तो ये जैसा कि आपको पता है ये होता है क्या है, किस जैसे सन है और जो अर्थ इसके राउंड निकाल रही है ना, वो कैसा है। एक तो मैंने आपको पहले बताया था वृत्ताकार नहीं होगा, ये कैसा होगा, दीर्घाकार होगा। कैसे राउंड में चक्कर निकालेगी, दीर्घाकार पथ होगा इसका। ठीक है, दीर्घाकार वृत्त के रूप में ये चक्कर निकालेगी। तो ये क्या है, परिक्रमण है। परिक्रमा देते हैं ना, 7 फेरियाँ निकालते हैं, 7 1 2 वॉट एवर। तो वो ही क्या है, परिक्रमण से याद रख लेना, परिक्रमा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। हमने पॉइंट्स मैंने लास्ट वीडियोस में लिखवा दिए थे आपको। क्या क्या था पहले देखिए। पहला था हमारा लीप वर्ष। लीप वर्ष तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो परिक्रमा करती है तो वो कितने में करती है, 365 1/4 पार्ट दिनों में करती है। ठीक है, अब ये 1/4 क्या है, 5 घंटे 48 मिनट 42 सेकेंड एक्स्ट्रा है ना। तो वो एक्स्ट्रा जब 4 साल बाद आएगा ना तो वो कितने 366 दिन बना लेगा। इसी को हम लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये तो कोई मेजर पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि 4 सालों में 366 डेज का जो ईयर आता है उसे हम लीप वर्ष बोलते हैं। उसके बाद में 2 नंबर पे हमें देखना था अपसोर और वह उपसोर। ठीक है, ये क्या होता है देखिए। सन एक टाइम तो क्या होता है, सन के नज़दीक होती है अर्थ, और एक टाइम क्या होती है, दूर होती है। ठीक है, तो दूरी की जो प्रोसेस होगी अफेलियन। ठीक है, और जो नज़दीक की होगी तो प्रिहेलियन। तो अफेलियन और प्रिहेलियन। ठीक है, इससे याद रखना, पी से पास और ए से दूर, अफा। ठीक है, तो पी से पास ही याद रह जाएगा, तो दूसरा अफेलियन होना है। इंग्लिश टर्म याद करूँगी तो ज़्यादा इजी रहेगा इसका। अब देखिए 3 जनवरी 4 जुलाई, देखते जाइए अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 3 जनवरी 4 जुलाई, क्योंकि 3 जनवरी पहले आता है तो पास और पहले। ठीक है, 3 जनवरी, इसको हिंदी में देखें तो उपसोर कहते हैं, इसको फिर कह देंगे अपसोर। अगर है ना वृत्ताकार पथ में घूमता ना तो ये नज़दीक और पास वाली सिचुएशन ही खत्म हो जाती है एकदम से यहाँ से। तो उपसोर और अपसोर, प्रीहेलियन अफेलियन, 3 जन 4 जुलाई। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बीच की दूरी देखते हैं, ये तो कितनी है, 15.17 या फिर 15.24, और ये कितनी है 14 पॉइंट, क्या इसमें क्या है, करोड़ है। ठीक है, करोड़, और ये क्या है 14.75 करोड़। ठीक है, और अगर इनके बीच की दूरी देखी जाए तो हम इसके बीच की दूरी निकालते तो अप्रोक्स कितनी आती है, 14.97 करोड़। ये इनके बीच की दूरी है। तो ये ना सीधे से डाटा है, ठीक है, जो हमें याद रखने पड़ेंगे। करोड़ किलोमीटर देख लीजिए। तो 2 पॉइंट आई होप क्लियर हो गए होंगे। जैसे जैसे सन के राउंड में परिक्रमा करती है ना अर्थ, तो एक टाइम तो सबसे नज़दीक होती है और एक टाइम सबसे दूर होती है। ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसको प्रीहेलियन उपसोर 3 जनवरी को ऐसी सिचुएशन बनती है, और अफेलियन 4 जुलाई अपसोर। 15.24 14.75 करोड़ अप्रोक्स। अगर इनके बीच का डिफरेंस पूछा जाए तो 14.97 करोड़ किलोमीटर। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। अब जब मैं नेक्स्ट डायग्राम बनाऊंगी तो उसके अंदर मैं बाकी जो भी पॉइंट्स बने हुए हैं वो क्लियर होंगे, तो उसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है।
ये अगर समझ में आया हो तो आगे चलें, आई होप आया होगा। एक बार फिर देख लेती हूँ। दूर की स्थिति है जो अफार, ठीक है, तो एफेलियन और प्रिहेलियन। तो उपसोर 3 जनवरी 14.75 करोड़, दोनों का डिफरेंस कि कितना डिफरेंस रहता है बीच में, 14.97 करोड़, और यहाँ 15.24 हो जाता है ऐसा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब जो नेक्स्ट बाकी के जितने भी पॉइंट थे ना परिक्रमा में, वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर अच्छे से समझ लिया तो सारा ही मामला क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या क्या बचे हुए थे। विषु, अयनांत, ऋतु परिवर्तन, दिन व रात का छोटा बड़ा होना, विषु, अयनांत, नांत, ऋतु परिवर्तन, दिन व रात का होना परिभ्रमण पे, दिन व रात का छोटा या बड़ा होना किस पे, परिक्रमा पे। छोटा या बड़ा होना किस पे डिपेंड करता है, परिक्रमा पे, परिक्रमण पे। फिर उत्तरायण किसका, सूर्य का, उत्तरायण व दक्षिणायन, दक्षिणायन होना, मतलब उत्तर की तरफ कब देखता है, दक्षिण की तरफ कब देखता है, ठीक है। विषु, अयनांत, ऋतु परिवर्तन, दिन व रात का छोटा बड़ा होना, उत्तरायण व दक्षिणायन। तो ये किसके अंदर आएंगे, अगर यही क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विषु किसके कारण होता है, परिक्रमण के कारण या परिभ्रमण के कारण। तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। तो हिंदी टर्म भी याद रखिएगा और वो भी रोटेशन और रिवोल्यूशन, ठीक है। देखिए विषुव क्या होता है, पहले डायग्राम ही बना लेते हैं। ये सन, ये अर्थ, दिख रहा होगा आई होप। नीचे वाला थोड़ा नहीं दिख रहा ना, चलिए ये देखते हैं, नीचे वाला ऊपर बना देते हैं। राउंड तो नहीं बनता, ऐसे समझ में आ गई। ये अर्थ बड़ी होगी, ये थोड़ी है ना, है अर्थ ही। तो ये जैसे झुके हुए सबको पता है, तो जिस अकॉर्डिंग झुके हुए ना उस अकॉर्डिंग ही आपको बनाना है। ये इसकी भूमध्य रेखा हो गई, ये कारक हो गई, ये क्या हो गई, मकर हो गई, ठीक है। सेम ही यहाँ पे भी बनाना है, भूमध्य रेखा, मकर, करक, भूमध्य रेखा, मकर, करक। समझ लो, ये थोड़ी ज़्यादा छोटी कोई बात नहीं। जैसे जैसे डायग्राम बना रही हूँ ना वैसे वैसे एक बार बनाते चलो, फिर उसके बाद में देखेंगे। ये तो पता ही होगा ना सबको, 23.5 23.5। देखिए अब सिचुएशन इसकी, पहले हम बात करेंगे विषुव की। किसकी बात करेंगे, विषुव की। उत्तरी गोलार्ध के थ्रू को ही ध्यान में रख के हम बात करेंगे इसके बारे में। जब सन कहाँ है, देखिए दोनों साइड भूमध्य रेखा पर, ठीक है। जब जो सूरज है भूमध्य रेखा पर एकदम सीधा पड़ता है
उस समय कौन सा सिचुएशन बनती है? विषुव की सिचुएशन बनती है। ठीक है, तो विषुव की सिचुएशन में आप लिख सकते हो कि सूरज पर सूर्य किरणों का भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ना। ठीक है, सूर्य का विषुवत रेखा पर सीधा या लंबवत होना विषुव कहलाता है। ठीक है, सूर्य का विषुवत रेखा पर सीधा होना क्या कहलाता है? विषुव कहलाता है। अब विषुव देखिए, बसंत विषुव कब बनेगा? मार्च में। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 21 मार्च है, 21 मार्च। ठीक है, तो वसंत विषुव कब बनेगा? 21 मार्च, और ये 23 सितंबर। आई होप विषुव की सिचुएशन आपको समझ में आई होगी। कब? जब भूमध्य रेखा पर लंबवत और या सीधा होता है। तो 21 मार्च को तो कौन सा बनेगा? वसंत विषुव, और 23 सितंबर को क्या बनेगा? शरद विषुव। दक्षिणी गोलार्ध के लिए ना 21 मार्च में तो शरद विषुव व 23 सितंबर को बसंत विषुव। ये मैंने आपको पहले ही बताया, उत्तरी गोलार्ध को लेकर हम बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध। तो अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे ना तो अपोजिट हो जाएगा। 21 मार्च को क्या हो जाएगा यहाँ पे? शीत विषुव, और 23 सितंबर को क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग्रीष्म या फिर जो वसंत विषुव है वो हो जाएगा। आई होप ये आ रहा होगा। उत्तरी गोलार्ध को लेकर हम बात कर रहे हैं, इसलिए बात करें क्योंकि हमारा इंडिया कहाँ है? यही है, इसलिए हम ये सिचुएशन पे बात कर रहे हैं। अब देखिए 22 दिसंबर को सन कहाँ पे? यहाँ, कौन सी? मकर रेखा पर, मकर पर, और यहाँ पे करक पर। कब? 21 जुलाई को। अब बात करते हैं अयनांत, जिसको संक्रांति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्रांति। ठीक है, अब ये क्या होता है? तो सन का ही इधर उधर होना ही ये सारी प्रोसेस क्रिएट कर रहा है। सन का या अर्थ का? अर्थ का। ठीक है, जब सूर्य करक रेखा पर होता है ना लंबवत, कब होता है? 21 जून को। तो क्या हो जाता है? करक अयनांत हो जाता है। और जब 22 मार्च को मकर रेखा पर होता है तब वो कौन सा अयनांत हो जाता है? मकर अयनांत हो जाता है। ठीक है, तो ये अयनांत हो गए, इसमें कुछ लिखने वाली बात नहीं कि जब यहाँ होगा तो करक अयनांत या संक्रांति, और जब यहाँ होगा तो ये संक्रांति हो जाएगी। ठीक है, कुछ बड़ा नहीं, डेट लिख लेना है इसकी कि 22 दिसंबर को मकर संक्रांति और 21 जुलाई को करक अयनांत या संक्रांति। और अगर इसके बारे में जानना चाहे तो कुछ भी मेजर नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको डेट ध्यान रखनी है कि करक अयनांत कब होता है, ये करक संक्रांति कब होती है? तो 21 जुलाई को। 22 दिसंबर को क्या होता है? मकर संक्रांति होती है। वो मकर संक्रांति नहीं, ये सिचुएशन है सन के अकॉर्डिंग इसकी, है ना, सिचुएशन कहलाती है मकर संक्रांति। अब देखिए हम बात करेंगे पहले उत्तरायण व दक्षिणायन होना सन का। सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में होना उत्तरायण कहलाएगा, और दक्षिणी गोलार्ध में होना दक्षिणायन। ये दक्षिणायन हो गया, ये उत्तरायण हो गया। ठीक है, सीधी सी बात है, कोई पंगे नहीं है। तो 21 मार्च से देखिए दिसंबर तक, जो सितंबर है उसके बीच में सन कहाँ रहेगा? यहाँ से यहाँ तक सन कहाँ है? उत्तरायण में। करक रेखा उत्तर में ही है तो ये उत्तरायण में, और ये दक्षिणायन, दक्षिणायन। 1 मिनट गाइस, प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। सबने मिलके कोयला जो ख़त्म कर दिया है, कोई बात नहीं, देखते आगे। तो बात कर रहे थे उत्तरायण और दक्षिणायन होने की। तो जैसा कि सन कहाँ है? करक पे। करक कहाँ है? उत्तर में। तो वो सिचुएशन उत्तरायण की है। 21 मार्च से 23 सितंबर से 21 मार्च, 23 सितंबर से 21 मार्च, ये पोर्शन आधा इधर हो गया, आधा पोर्शन इधर हो गया। तो 21 मार्च से 23 सितंबर, यहाँ सिचुएशन क्या होगी? उत्तरायण की। और 23 सितंबर से कब? 21 जुलाई तक सिचुएशन किसकी होगी? दक्षिणायन की। और यहाँ अगर उत्तरायण की बात करें तो कब से? 21 जुलाई लिख दिया क्या वहाँ पे? मार्च से 21 मार्च से 23 सितंबर तक ये स्थिति क्या होगी? उत्तरायण की।
डिस्ट्रैक्ट तो हो ही जाता है ना बीच में। देखिए ये सिचुएशन आपको समझ में आई हो गया है। 21 मार्च से सितंबर उत्तरायण, 23 सितंबर से 21 मार्च दक्षिणायन। बहुत सिंपल है। इस डायग्राम के थ्रू आपके सारा कुछ क्लियर हो रहा है, देखते जाइए आगे आगे। फिर इतना क्लियर हुआ, एक चीज ध्यान रखिएगा, सूर्य का उत्तर की ओर देखना कब होगा, उत्तर की तरफ ये कब देखने लगेगा, बताइए मुझे, गैस करिए। इस डेट को या इस डेट को, कब देखने लगेगा उत्तर की तरफ? जाहिर सी बात है इसी में, तो ये उत्तर की तरफ देखना होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि 22 दिसंबर से 21 जून तक सूर्य उत्तर की तरफ देखता है या दक्षिण की तरफ देखता है? 22 दिसंबर से जुलाई तक कहाँ देखता है? उत्तर की तरफ। ठीक है, सीधी सी बात है। कौन? सूर्य उत्तर की तरफ देखता है। और 21 जुलाई से 22 दिसंबर को कब, कहाँ? दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ देखता है। गाइज ये छोटा सा टॉपिक लग रहा है लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सिर्फ एक डायग्राम के थ्रू आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, 21 जुलाई, ये 4 डेट तो आपको याद रखनी है। ये डायग्राम ही अगर आप एकदम से अच्छे से रट लेते हो ना, क्रेमिंग कर लेते हो इसकी, तो बहुत बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये बात अपनी क्लियर हुई यहाँ पे कि दक्षिण की तरफ कब देखता है, तो कब? 21 जुलाई से दिसंबर की तरफ या दक्षिण की तरफ देखना शुरू हो जाता है। और 22 दिसंबर से जुलाई तक कहाँ देखना शुरू होता है? एक बार लिख भी देती हूँ डेट, दिसंबर से 21 जुलाई, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो ही जाता है। 21 जुलाई से 22 दिसंबर। अब उसके बाद में हम बात करेंगे दिन व रात का छोटा या बड़ा होना। ये क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर। अब इसकी बात करेंगे हम। तो इसमें हम बात करते हैं कि जब हमें इतने बात है कि एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दोनों, इसके 2 कारण हैं। एक क्या है? परिक्रमण, और दूसरा क्या है? अक्षीय झुकाव। ये 2 रीजन है इसके। गाइस ये वीडियो जल्दी ख़त्म करनी पड़ेगी, जल्दी से ये टॉपिक देखिए। कुछ बच्चे भी बाद में बात करेंगे क्योंकि राजस्थान में रहते हैं, आंधी को फेस करना पड़ेगा, है। तो बस वही चल रही है जिस कारण ही लाइट चली गई है अभी। तो भूमध्य रेखा पर दिन व रात की अवधि समान कब होगी? समान कब होगी? भूमध्य पर दिन व रात की अवधि का समान होना कब होगी? जब भूमध्य रेखा पर होगा। और वो डेट कौन कौन सी है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो कौन सी? 21 मार्च व 23 सितंबर। 21 मार्च व 23 सितंबर। तो इस पे क्या होगा? भूमध्य रेखा पर दिन व रात सेम होंगे क्योंकि सन कहाँ होगा? यहाँ पे एकदम सीधी रेखा में होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब भी ये सन समान होगा ना, सूर्य क्या होगा? कर्क रेखा पर कब होगा? 21 जुलाई को। तो 21 जुलाई को तो जब यहाँ होगा तो दिन बड़ा होगा या रात बड़ी होगी? ऑब्वियसली क्या? दिन बड़ा होगा, है ना। तो ये कंफ्यूजन वाली चीज़ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। 21 जुलाई किसकी बात करें? उत्तरी गोलार्ध की। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध की। तो 21 जुलाई को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? दिन बड़ा, रात छोटी। ठीक है, अपोजिट दक्षिण में हो जाएगा, दक्षिण गोलार्ध में। 21 जुलाई को क्या ऐसे ना तर्क में क्वेश्चन देते हैं कि 21 जुलाई को उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा व रात बड़ी। तो कई बार जल्दी में ये गलत हो जाता है, तो गलत मत करिएगा कि जुलाई है तो दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। तो इसका अपोजिट हो जाएगा, दिन छोटा रात बड़ी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर, आई होप। फिर बात करेंगे 22 दिसंबर की।
उसमें क्या होगा, अब देखिए, दिन छोटा, रात बड़ी। अब थोड़ा जो ऑब्जर्वेशन हम जो करते हैं, देखते हैं, तो उसमें देख सकते हैं कि भी सर्दियों में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है। और सर्दियाँ कब होती है यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण में। बहुत भयंकर तूफान आएगा इस 1 मिनट। वही बात है, आंधी आए तूफान आए या अंबर झुक जाए, हमें नहीं रुकना है ना। तो कैरी ऑन करते हैं अपना टॉपिक कि 21 जुलाई को जब हमारे यहाँ धूप ज़्यादा होती है तो क्या दिन बहुत बड़े होते हैं, है ना। स्कूलों की भी जल्दी छुट्टी हो जाती है 12 बजे 1 बजे के नियर अबाउट। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लेना कि दिन बड़ा होता है उत्तरी गोलार्ध में और रात फिर छोटी होगी। और फिर दक्षिण गोलार्ध में अपोजिट हो जाएगा, दिन छोटा रात बड़ी। अब उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को क्या होगा, दिन तो छोटे हो जाएंगे क्योंकि रज़ाई में घुसे रहते हैं, पता ही नहीं चलता ना। तो दिन छोटे हो जाएंगे, रात बड़ी हो जाएगी, मस्त नींद मारते हैं उस वक्त। और दक्षिणी गोलार्ध में अपोजिट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, दिन बड़ा व रात छोटी। क्योंकि इस वक्त सूरज कहाँ होगा, 23 सितंबर को सूरज 22 दिसंबर को सूरज कहाँ होगा, दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए, तो यहाँ दिन बड़ा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि 21 जून को आर्कटिक रेखा पर ना इस समय 24 घंटे का दिन होता है। ठीक है, कब, 21 जुलाई को, यहाँ लिख देती हूँ, 21 जुलाई को ऊपर क्या है, आर्कटिक, सन कहाँ है, कर्क पे, तो आर्कटिक पर 24 आवर का क्या होगा, दिन। और फिर अंटार्कटिक ऑपोजिट में, तो अंटार्कटिक में क्या हो जाएगी, 24 घंटे की, 24 आवर्स की नाइट हो जाएगी। ठीक है, रात हो जाएगी। अब अपोजिट सिचुएशन कहाँ पे, 22 दिसंबर की। ठीक है, 22 दिसंबर में क्या होगा, सन कहाँ है, मकर पे, दिन कहाँ होगा, अंटार्कटिक में। तो अंटार्कटिक में क्या हो जाएगा, 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात कहाँ हो जाएगी, फिर आर्कटिक पे। अपोजिट सिस्टम लिख लेना, ये लिखवा ही देती हूँ, दिख तो रहा है वहाँ नीचे, नहीं दिख रहा है, नाउ फाइन। यही लिख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगी, 22 दिसंबर की आर्कटिक पर 24 घंटे का क्या होगा, रात, ऑपोजिट है। और अंटार्कटिक पे 24 घंटे का दिन। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आप लोगों का, आई होप। और बिना टाइम लिए जल्द से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ में भी जल्दी आ जाएगा। 21 मार्च से 23 सितंबर सन कहाँ, कर्क रेखा पे, कहाँ होगा, उत्तर की तरफ उत्तरायण। 23 सितंबर से 21 मार्च कहाँ है, मकर रेखा पर, दक्षिणायन, दक्षिण की तरफ दिखेगा। ठीक है, कब देखेगा, दक्षिण की तरफ, 21 जुलाई से 22 दिसंबर यहाँ पे। और दक्षिणायन होना और उत्तर की तरफ, चीज़ ध्यान रखिए, ये नहीं कि उत्तरायण का 21 मार्च 23 सितंबर है तो उत्तर की तरफ भी यही देखेगा, नहीं। उत्तर की तरफ कब देखेगा, 22 दिसंबर से 21 जुलाई तक। ठीक है, देखता ही रहेगा, बस मस्त गर्मी देगा फिर वहाँ पे। आया समझ में, दोनों चीज़ अलग है, दोनों चीज़ अलग है। ठीक है, स्टार लगा कर लेना। इतनी चीज़ समझ में आई। अब देखिए, अपन ने सुना है कि भी ध्रुव पर 6 महीने के रात और दिन होते हैं। कब होगा, देखिए 21 मार्च से 23 सितंबर को जब उत्तरायण होगा तो उत्तर में क्या होगा, 6 महीने के दिन होंगे। उत्तरायण में होगा तो 6 महीने के दिन। और दक्षिणायन में होगा तब 6 महीने की
महीने का दिन कहाँ होगा? कहाँ होगा? दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी ध्रुव पे। और यहाँ 6 महीने का दिन उत्तरी ध्रुव पर। अब जब यहाँ उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन है तो इस डेट को यहाँ पे क्या होगी? रात। ठीक है, 21 मार्च से 23 सितंबर को वहाँ पे क्या होगी? रात। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कंफ्यूज होगे तो बहुत दिक्कत आएगी। बस इतना याद रखिए कि 21 मार्च 23 सितंबर को 6 महीने का दिन कहाँ होता है? उत्तरी ध्रुव पर। क्यों होता है? क्योंकि कर्क रेखा पर सन आता है, तो कर्क रेखा पर होता है तो उत्तरी गोलार्ध में होगा, तो उत्तरायण की सिचुएशन भी वही है और 6 महीने का दिन भी वही होगा। इसके ऑपोजिट यही डेट को वहाँ दक्षिणी ध्रुव में क्या होगी? रात होगी। तो यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव में रात कितने की? 6 महीने की। बहुत सीधी सी बात है। कुछ एक बातें बची है वो कल देख लेते हैं ना, लाइट के पंगे ही हैं। अब ये देख लेते हैं, थोड़ा सा बचा है, नया टॉपिक शुरू करें फिर कल देख ही लेते हैं। चलो आगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। बात आती है हमारा बचा ऋतु परिवर्तन। ये सब क्लियर है। यहाँ से मैं रब कर देती हूँ, आप लोगों को लिखना है तो वो लिख लीजिए। देखिए ये भी किसके कारण होगा? अक्षीय झुकाव और परिक्रमण के कारण। ठीक है, अगर दोनों दे दे तो दोनों करना है, एक दे तो परिक्रमण करना है। गॉट इट? एक दे तो परिक्रमण, दोनों दे तो दोनों करना है ऑप्शन में। उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च व आसपास का समय क्या होता है? बसंत ऋतु का होता है। ठीक है, 21 जून लिख देते हैं। 21 मार्च उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? बसंत विषुव। विषुव क्या होता है? भूमध्य रेखा पर सन का सीधा होना या लंबवत होना। तो इसी डेट को दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? अपोजिट होगा। क्या हो जाएगा? शीत विषुव, सॉरी शरद विषुव है गाइस। यहाँ पे शरद विषुव करिएगा। क्या? शरद और शीत एक ही बात है वैसे तो ना, पर आपको यही याद रखना ना। अब बात आती है फिर 21 मार्च की हो गई, बच गया 23 सितंबर। तो 23 सितंबर को क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में शरद विषुव और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? बसंत विषुव। क्योंकि सन कहाँ रहता है? मकर पे। सिर्फ यही याद रखना आपको कॉन्सेप्ट। करक पे जब होगा तो करक वाली सारी सिचुएशन यहाँ होगी, जब मकर पे होगा तो मकर वाली सारी सिचुएशन यहाँ पे होगी। अब कुछ एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जितने भी देशांतरों के बारे में, ये तो आपको सारा क्लियर हो गया होगा। बस डेट याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। जब तक डेट याद नहीं होगी तब तक कुछ पंगे पल्ले नहीं पड़ेंगे, है ना। चलिए थोड़ा सा देशांतरों के बारे में बता देती हूँ। जितने भी देशांतरीय वृत्त है ना, देशांतरीय वृत्त, वो क्या कहलाते हैं? महान वृत्त। ठीक है, कहीं ये ना हो कि महान वृत्त ये सोचिए कि भी ये तो अर्धवृत्त होते हैं तो इसको तो टिक नहीं करना है, हमें क्या करना है? अक्षांशीय वृत्तों को टिक कर दो। तो ये वृत्त कैसे होते हैं? महान वृत्त, या फिर आपको ऑप्शन में मिल सकता है वृहद वृत्त। और इंग्लिश की बात करें तो इन्हें बोला जाता है ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल। और जो अक्षांशीय वृत्त होते हैं ना, अक्षांशीय वृत्त, ये कैसे होते हैं? दीर्घवृत्त होते हैं। कैसे होते हैं? दीर्घवृत्त, है ना, क्योंकि बड़े होते हैं। दीर्घवृत्त या फिर हम लघुवृत्त भी इन्हीं के लिए बोलेंगे।
लेकिन महान वृत्त और बृहद वृत्त आ जाए तो अक्षांश से वृत्त मत कर देना, वहां आपको करना होगा देशांतरीय वृत्त। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे ना, ऑलमोस्ट सारा क्लियर हो गया। ठीक है गाइज, तो एक बार रिवीजन कर लेना, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है बट इट्स ओके, है ना, कि आंधी आए तूफान आए या मर झुक जाए, हमें नहीं रुकना है, हमें बस चलते रहना है। किसमें इतना दम है जो हमें रोक सके, है ना। जब तक खुद नहीं चाहेंगे तब तक कोई करवा नहीं सकता हमसे कुछ भी, और जिस दिन खुद ने ठान ली, है ना। ओके गाइज, बाय।